जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल लेक्चर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th एग्जाम्पल नंबर 1.6 एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर हम लोग उसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। और 1.6 एग्जाम्पल देखिएगा, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस पे 3 चार्जेस रखे गए हैं Q Q Q, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। A पर कौन सा चार्ज है Q, और B पर भी Q चार्ज है और C पर भी Q चार्ज है। ओके, और इसके सेंट्रायड पर, यहाँ पे इसका सेंट्रायड होता है और इसके सेंट्रायड पर एक चार्ज है कैपिटल Q। तो कैपिटल Q हमने ले लिया एट पॉइंट O। सपोज पॉइंट आपका सेंट्रायड इज O। तो अब ये बताइए कि इस चार्ज पर टोटल कितना फोर्स लगेगा और इसकी साइड कितना दिया है L। L इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। L टोटल साइड है, तो अब आप बताइए कितना फोर्स इस टोटल आपके Q चार्ज पर लगेगा। तो अब हम टोटल फोर्स निकालने के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसके कारण फोर्स निकालते हैं, फिर इसके कारण फोर्स निकालते हैं, फिर इसके कारण फोर्स निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे वेक्टर मेथड से। तो गेम यहाँ वेक्टर का है। तो सोल्यूशन की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें तीनों के कारण टोटल फोर्स इस पे बताना है, क्योंकि 3 चार्ज है 1 2 3, तो तीनों लोग आपस में फोर्स लगाएंगे एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन विल वर्क हियर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इस चार्ज पर इसके कारण फोर्स निकालते हैं। तो देखिएगा, तो फोर्स OC मतलब इस चार्ज पर इसके कारण फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन OC स्क्वायर। OC इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज पर इसके कारण फोर्स निकालेंगे। इसके कारण फोर्स कितना हो जाएगा OB, O पर B के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन OB स्क्वायर। अब इस पे भी हमारा कूलॉम्स लॉ लग गया। अब हमें ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, क्योंकि हमें ये पूरी डिस्टेंस पता है बट OC नहीं पता और ना ही हमें OB पता है। क्लियर? तो हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास जो सेंट्रायड होता है, हमेशा आप देखिएगा, जो अगर इसका आपका जो है यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होती है, सामने वाले वर्टेक्स से और ये वाला वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जब हम लोग कोई लाइन मिलाते हैं तो इसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। ये आपका मीडियन हुआ। और किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन पॉसिबल है। एक आपका ये वाला भी मीडियन होता है, दिस मीडियन, और जब इसको भी आप मीडियन ड्रा करेंगे तो ये होगा। अब तीनों मीडियन, 1 मीडियन 2 मीडियन 3rd मीडियन, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रायड। जिस पे मिलते हैं उसको हम लोग सेंट्रायड बोलते हैं। और सेंट्रायड क्या करता है, मीडियंस को 2:1 के रेशियो में स्प्लिट करता है। मतलब वर्टेक्स की साइड आपका 2 अमाउंट होगा और ये वाली साइड आपकी 1 अमाउंट। जैसे अगर आपने ले लिया है 6, अगर इस टोटल मीडियन की लेंथ है 6, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी कितना 4, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी 2। और अगर टोटल लेंथ है 3, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी 2 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी 1। 2 और 1। हमेशा जो आपका सेंट्रायड होता है, द पॉइंट सेंट्रायड ऑलवेज डिवाइड द मीडियस इनटू 2:1। 2:1 के इसमें आपका स्प्लिट करता है। तो अब हम सबसे पहले ये वाली लेंथ निकाल लें, इसको फिर 2:1 के रेशियो में स्प्लिट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको समझते हैं डायग्राम बना के बहुत अच्छे से। देखिए ये हमारे पास है और हम लोग अब लेंथ निकालने के लिए काम कर रहे हैं, लेंथ वर्क हो रहा है यहाँ पे OC। तो देखिए ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है और इसका एक आपका सपोज दैट मीडियन जा रहा है और दिस इज अ सेंट्रायड। ये हमारा सेंट्रायड है
तो ये वाली लेंथ कितनी है L, ओके, ये पूरी लेंथ L है। अब आप बताइए यहाँ से A से T तक पूरी लेंथ कितनी होगी। और हमने और इक्विलैटरल ट्रायंगल में टोटल एंगल आपका कितना होता है 60 डिग्री, टोटल एंगल 60 डिग्री, और ये भी टोटल एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। तो जो आप मीडियन ड्रा करेंगे, मीडियन इसके साथ कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री, और जब ये 30 डिग्री बनाएगा तो AC आपका कितना है L, तो AD कितना हो जाएगा L cos 30, तो AD इक्वल टू हो जाएगा, AD इक्वल टू हो जाएगा L cos 30। ध्यान से देखिएगा, मतलब AC cos 30 और L cos 30, तो ये वाली लेंथ हमारी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी L cos 30, एंड द वैल्यू ऑफ cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे हम लोग L इंटू √3/2 पुट करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, सेंट्रॉयड आपका जो होता है वो पूरी लेंथ को 2:1 के पार्ट में स्प्लिट करता है। तो ध्यान, अब इसको 2:1 के पार्ट में जब स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट इसको ले लेते हैं 3x, तो x की वैल्यू आ गई L √3/3 2 जा 6, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x, तो आपका हो जाएगा 2L √3/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो L/√3। तो आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो कितना आ गई, देखो यहाँ पे 2x, हमें यही डिस्टेंस तो चाहिए है, वर्टेक्स से ये वाला डिस्टेंस, तो हमें 2:1 के पार्ट में स्प्लिट जब करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पार्ट कितना हो जाएगा L/√3, और आपका जो है यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा L/2√3, ओके, L/2√3 आपका हो जाएगा। लेकिन हमें केवल यही वाला चाहिए। यहाँ देखिए ये वाला, ये मीडियन होता है, तो वर्टेक्स से सेंट्रॉयड के बीच की डिस्टेंस चाहिए। OC इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉयड एंड वर्टेक्स एट C। तो हमें यही वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितनी आ गई, OC इक्वल टू L/√3, और हमें इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तो हमने ये इस पूरे पोर्शन को 2 पूरा पोर्शन कितना आया था आपका L/√3/2, तो हमने इसको जब 2:1 के पार्ट में बांटा तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L/√3 आ गई, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L/2√3 आ गई। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे फोर्स कितना आता है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ और हमें यही वैल्यू निकालना था। चलिए, तो 2x ये वाली डिस्टेंस कितनी है कि L/√3, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं डायग्राम में डायरेक्ट लिख दिया हूँ, देख लीजिएगा। सो इस वाले इक्वेशन को देखिए, FOC इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन L/√3 स्क्वायर, और ओवरऑल आपका 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 इंटू L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। क्लियर। अब इस वाले फोर्स से भी आपका वही आएगा, ये FOB इक्वल टू आपका आ जाएगा 3Q, अरे जितनी डिस्टेंस आपकी ये है उतनी डिस्टेंस ये भी तो होगी, इसलिए 3Q कैपिटल Q अपॉन 4πε0 इंटू L स्क्वायर। तो FOB और FOC हमारा, FOC भी इतना आ गया, FOB भी इतना आ गया। इसका मतलब FOB इक्वल टू FOC, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन द डायरेक्शन इज डिफरेंट। अब डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे अगर B फोर्स लगाएगा, इस B के कारण फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और इस C के कारण फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक फोर्स आपका किधर लग रहा है, इस साइड, एक फोर्स आपका इधर किधर लग रहा है, इसे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, दिस इज फोर्स FOC एंड दिस इज फोर्स FOB। व्हाट इज द एंगल, द एंगल इज 120 डिग्री, बिकॉज दिस एंगल इज 30 डिग्री, this angle is 30 degree, and the total internal angle of the triangle ABOC 30 plus 30 60 और plus 120 is equal to, तो ये आपका अल्टरनेट अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 120, तो ये पूरा एंगल आपका कितना हो गया 120। क्लियर।
अब इन दोनों देखो दो फोर्स काम कर रहे हैं ना, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किधर काम करेगा इसको देखिए, ध्यान से समझते चलिए। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चल रहे हैं तो अब आप आगे के लिखिएगा, ठीक है। चलिए ओवरऑल आपका FOC = 3QQ अपॉन इतना आ गया है। FOB और FOC इक्वल है, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, एक F आपका इधर काम कर रहा है और एक आपका FOB और FOC इधर काम कर रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है इसको देखिए। R = आपका होता है √FOB² प्लस FOC² प्लस 2FOB/FOC इंटू कॉस, कितना एंगल बन रहा है? 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में देखिए कितना एंगल बन रहा है? 120 डिग्री। तो यहाँ 120 डिग्री होगा और इसके प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे? अंडर रूट के अंदर आप देखिए FOB, जितना FOB है उतना FOC है। FOB के प्लेस, अरे भाई FOB = FOC होता है कि नहीं? अभी अभी मैंने बताया मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा था, तो जितना FOB है उतना FOC है, तो FOB के प्लेस पे FOC पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? FOC² प्लस FOC² प्लस 2FOC और FOC और cos 120 डिग्री, और FOC² प्लस FOC² कितना हुआ? 2FOC²। तो आगे देखिए क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर आपका चलेगा 2FOC² और प्लस 2FOC² cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 120 = होता है cos 90 प्लस 30, अरे भाई 90 और 30 कितना होता है? 120। और उसके बाद इस cos 90 प्लस 30 को हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस sin 30। बोलो cos 90 प्लस थीटा इसका होता है माइनस sin थीटा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? द वैल्यू ऑफ sin 30 = 1/2, सो वी हैव -1/2। अब हम लोग cos 180 के प्लेस पे -1/2 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो अब देखिएगा cos 120 = -1/2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो क्या आता है इसको देखिए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिए, डू फास्ट। तो टोटल आपका इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका आ जाएगा क्या? F = अंडर रूट 2FOC² प्लस 2FOC यहाँ पे रखिए 2FOC² और -1/2। मैंने अभी भी बोला cos 120 के प्लेस पे वी कैन राइट -1/2। सो 2 कैंसिल आउट एंड वी हैव दिस माइनस कम्स हियर एंड वी गेट माइनस साइन। तो 2FOC² माइनस FOC², 2FOC² माइनस FOC², 1FOC²। अंडर रूट के अंदर FOC² बचेगा, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी हैव F = FOC। क्लियर? और दोनों का मैग्नीट्यूड, तो जितना आपका इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? जितना एक फोर्स का आया था, तो F = FOC। जितना इन दोनों का मैग्नीट्यूड आया था वही आपका इसका रिजल्टेंट भी हो जाएगा। तो अब हमारे पास दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट इनके जस्ट बीच में से होके जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जब भी दो वेक्टर्स होते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनका डायरेक्शन डिफरेंट होता है, तो उनका रिजल्टेंट उनके जस्ट आपका एंगल बाइसेक्टर से होके जाता है। तो ये वेक्टर हमारा एकदम जस्ट बीच से होके जाएगा। ओके, सो अब ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट किधर चला गया? इधर। क्लियर? और अभी हम लोगों ने केवल इन दोनों फोर्सेस के पर ही काम किया है। इस फोर्सेस के कारण अभी अभी ने कुछ निकाला नहीं है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर गया? इधर। और कितना गया? FOC। और अब हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज पर जो यहाँ पे सेंट्रॉइड पर रखा गया है, इस चार्ज पर जो चार्ज A पर रखा गया उसके कारण फोर्स देख लेते हैं कितना है। ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर रिपेल करेगा नीचे की तरफ, और ये दोनों लोग मिलके इस चार्ज को बोलेंगे ऊपर जाओ, और ये वाला चार्ज बोलेगा नीचे जाओ, और उतना ही मैग्नीट्यूड से जितना मैग्नीट्यूड इन दोनों का रिजल्टेंट आया है। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं
अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया है मैं उसको भी लिख देता हूँ। इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिएगा डायग्राम को। चलिए डायग्राम्स बना के आगे बढ़ते रहिए, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, तो आपका रिजल्टेंट कितना आ गया, F इक्वल टू एफ ओ सी, F इक्वल टू एफ ओ सी। और एफ ओ सी कितना वैल्यू लेके आए थे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर, ये एफ ओ सी आ गया था। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, इतना, और इसके कारण इस पर फोर्स कितना आएगा, एफ ओ ए इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। एफ ओ, लेकिन अब एफ ओ ए किधर वर्क कर रहा है, नीचे की तरफ, और इसके जस्ट अपोजिट इन दोनों का रिजल्टेंट वर्क कर रहा था, एफ आर किधर काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और एफ ओ ए इधर और एफ आर उधर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और एंगल कितना है 180 डिग्री। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर प्लस आपको जो है 2f स्क्वायर cos 180 डिग्री, एंड अंडर रूट के द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, सो 2f स्क्वायर माइनस, क्योंकि -1 यहाँ करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2f स्क्वायर, और वी हैव ए 0 वैल्यू, टोटल f आपका 0। अब देखो टोटल तीनों चार्जेस के कारण इस पर जो फोर्स आया है वो कितना आ जाएगा, 0। सो इतना ये भी आपका हो गया और ये भी आपका होगा, लेकिन ये आपका ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, ये जस्ट नीचे की तरफ, और जब 180 डिग्री में आएंगे तो टोटल दोनों के कारण इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 0। सो वी कैन से दैट एट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सिस्टम, जब भी आपका सिस्टम सिमेट्रिक होगा तो इस तो सेंटर पर जो चार्ज रखा होगा उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ओके, इन दिस वे वी हैव डिराइव्ड आवर इक्वेशंस एंड वी हैव गिव द सॉल्यूशंस दैट there will be no force acting on the charge that is placed on the centroid of an equilateral triangle. Clear? तो ये हमारा आंसर होगा। So result will be no force. So force आपका क्या होगा, no force। तो चार्ज आपका जैसा था वैसे रखा रहेगा। ओके, तो समझ पाए आप, इसको ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी यूज होता है, इस वजह से आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप बेसिक मैथमेटिक्स पे भी थोड़ा सा फोकस करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एग्जाम्पल्स में, अगले न्यूमेरिकल के साथ हम लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।